हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे 5.3 के क्वेश्चन की, है ना। अब पार्ट 8 में मैंने एग्जाम 5.3 के क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने, है ना। उसका मैं दिए थे, होमवर्क दिए थे। अगर बाय द वे में कुछ आपको दिक्कत आई हो तो मैं उन क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपको अटेंड करके बता रहा हूँ, आप उनको देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, है ना। मतलब योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन दैट क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1, डी दे रखा है 3 - 1 2, और क्या दे रखा है, एन दे रखा है 12। अपने को क्या ज्ञात करना है, एस एन अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद है अपने को, क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस इंटू डी, एन कितना है 12/2, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 12 - 1 इंटू डी 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 11 इंटू 2, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, देखो इजी, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है ना। ये कट जाएगा 6 टाइम, है ना। कितना हो जाएगा 6 × 24 हंसी लगी 2 44। बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले ही बताया था कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें सारी चीज़ अपने को दे गिवन है, उसमें सिर्फ अपने को एस एन निकालना है। तीनों क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और अपने को एस एन निकालना है, ठीक है ना। तो एस एन का फॉर्मूला अपने को पता है, एस एन यानी योगफल, है ना। मतलब पूछ लिया सम ऑफ टर्म, ठीक है। तो अपने को योगफल निकालना है, इसमें सीधा अपने को दिमाग लगा देना है, ठीक है ना। तो अपने को ऐसे सब बिल्कुल इजी था। इसके देखो इसमें कितने देर के, 3 देर के, एक तो मैंने करवा दिया, 2 और बचे हैं, तो 2 आपको अटेंड करने हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अपन देखते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, है ना। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, इसमें भी योगफल ही ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइप चेंज है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 + 11 + 9 प्लस 803, ठीक है। सबसे पहले गिवन दैट ठीक है। देखो अब इसमें क्या दे रखा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था उसमें जो ये यहाँ पे दे रखा था, है ना, अप टू दे रखा था। अप टू यानी तुम समझते हो, मतलब यहाँ तक, ठीक है, तक दे रखा था, है ना। मतलब उतने पद अपने को उतने तक अपने को ज्ञात करना है। 12th जैसे अप टू 12th टर्म, तो मतलब 12 पदों तक, समझ में आई बात। अप टू यानी तक, ठीक है। तो अब इसमें 803 सीधा दे रखा, मतलब इसमें फाइनल दे रखा है अपने को, मतलब इस एपी का जो है सम अपने को दे रखा है, योगफल अपने को दे रखा है। तो फिर से वही चीज़ गिवन क्या है, A3 दे रखा है, डी कितना है 11 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 - 3 9। फिर एन अपने को क्या ज्ञात करना है, एन अपने को फाइंड करना है। और एस एन क्या दे रखा है इसमें 803, ठीक है। तो एन अपने को ज्ञात करना है, तो अपन
सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगेंगे 5.2 वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अपने पास ए है, डी है, एस एन या फिर ए एन, सॉरी ये ए एन दे रखा है ना, लास्ट पद दे रखा है ना, योगफल नहीं दे रखा किसी का, लास्ट पद अपने को दे रखा है ना, दिस इज कॉल्ड ए एन। लास्ट अपन ने देखा था ना, ये फॉर्मूला देखा था, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन वाला, तो ए एन दे रखा है ना ये। लेकिन अब ए एन दे रखा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस फॉलोइंग एपी, मतलब इस एपी, इस जो समांतर श्रेणी का उसको अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो ये अपने को क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, अपने को क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। समझ में आई बात? तो वही ए एन कितना दे रखा है 803, ए कितना है 3, एन तो है ही नहीं, इंटू डी कितना है 9, 11 माइनस 3 11 है, 11 माइनस 3 8, ठीक है। तो देखो 803, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 8, कितना होगा 800 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 8। अब ये 8 इंटू में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू एन माइनस वन, कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 इज इक्वल एन इज इक्वल टू 101, ठीक है। एन इज इक्वल टू कितना हो गया 101 हो गया। अब अपने को क्या करना है, एन अपने पास आ गया, अब यहाँ पर एन की हो गई पूर्ति पूरी, कितना है एन 101। अब अपने को क्या ज्ञात करना है एस एन। अब अपने को इसको भूल जाना है ना, इस टर्म को, इसको अपने को नहीं देखनी, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करना है सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, है ना। तो एस एन अपने को ज्ञात करना है। अब देखो अपने पास एन भी है, डी भी है और ए भी है, वही फॉर्मूला देखो, देखो इसमें वैल्यू में पुट करके दे देता हूँ, इसको आगे पूरा सॉल्व तुमको खुद करना है ना, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। 101 इज 2 इंटू ए 3 प्लस 101 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन है ना। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इसको, ये तो कटेगा नहीं, बट इधर जो भी डिजिट आएगी वो इंटू से कट जाएगी और आंसर आपका आ जाएगा, राइट। तो इसमें मेन चीज़ यही थी, मतलब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या करते हैं बहुत से लोग, इसको एस एन मान लेते हैं, ठीक है। एस एन अपने को नहीं दे रखा है, ये ए एन दे रखा है, मतलब इस एपी का अपने को ये क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है ना, अंतिम पद दे रखा है मतलब, ठीक है। तो ये अंतिम पद है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है ना, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। तो योगफल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एन अपने को क्या ज्ञात करना है, ये देखो यहाँ पे ज्ञात करोगे, ये तो एन आया, अपन ने इस फॉर्मूले से एन निकाला है, इसका कोई लेना देना नहीं, एन निकालना था अपने को। यहाँ पे एन कितना गया 101, तो सीधा सा इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी 3 दे रखे हैं, है ना, तो तीनों हिस्से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल है और मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, देखो। ठीक है, ये इक्वेशन अपने को दे रखी है ना।
और क्वेश्चन क्या दे रखा, सोल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। कुछ भी नहीं दे रखा, सम करना है, योग करना, लेकिन करना तो सम ही है, लेकिन कुछ दे नहीं रखा ये है वो है, सीधा अपने को दे रखा इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही मेथड, गिवन दैट, है ना। क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है 1, बी दे रखा है कितना 4 - 1 3, और देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, एक्स दे रखा है, और एस एन भी दे रखा है 287, एस एन ए, ठीक है। तो अपने को क्या करना रहा इसमें, अब अपने को इसको अपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एन तो अपने पास है ही नहीं, समझ में आ रही है। सबसे पहले अगर एस एन भी अगर अपन इसका निकालते हैं तो अपने को उसके लिए क्या चाहिए, एन चाहिए, ठीक है। एन अपने पास है नहीं, अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अपन लगाएंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है एक्स, ए कितना दे रखा है 1 प्लस एन तो है ही नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, देखो कुछ नहीं कुछ मिस्टेक चल रही है यहाँ पे, वन प्लस, अरे यार ये ठीक है। 1 प्लस 3 का 3n से 3 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n माइनस 2, ठीक है। देखो कंफ्यूज होना नहीं है, ए एन दे रखा है। अभी इससे जस्ट पहले कि अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें यही चीज़ दे रखी थी, और अपने को क्या निकालना था, एस एन निकालना था। इसमें एस एन भी दे रखा है, इक्वल टू में दे रखा है, राइट, योगफल दे रखा है इस समांतर श्रेणी का अपने को, ठीक है। देखो अगर सवाल कुछ कह नहीं इस अगर क्वेश्चन यूँ कहते कि सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन, तो अगर इक्वेशन में अगर आपने को टोटल दे रखा है, मतलब वो क्या करना है, योगफल का फॉर्मूला, योगफल का सवाल है। अगर नहीं दे रखा है तो, और नहीं दे रखा और मेंशन कर रखा ऊपर, तो अपने को उस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब अपने पास आ गया x, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो अब अपने पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देखो अभी सॉल्व तो होगी नहीं, ठीक है ना। और अब अपने को क्या याद करना है, एस एन अपन निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है 287 दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 287 इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक है। तो a भी अपने पास a है और l भी अपने पास है, ठीक है। ये देखो ये l है अपने पास, यहाँ पर l नहीं करो तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास a n की जगह क्या है x है, मतलब लास्ट पद अपना क्या x इज इक्वल टू 3n माइनस 1 है ना। ये भी n दे रखा है, n इज इक्वल टू x दे रखा है ना, देखो दे रखा है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 287 इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a तो पता है अपने को कितना है 1, उससे 1 x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 3n माइनस 2 है ना, इधर लिख देना है ना।
फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या हो जाएगा, 287 इज इक्वल टू n/2, देखो 1 और -2 तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 1। ठीक है, इस 2 को अब क्या करेंगे, ट्रांसफर इधर, 287 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू n का 3n से मल्टीप्लाई, 3n स्क्वायर और n का -1 से, तो माइनस का n, इसका मल्टीप्लाई करो, 14 से लेके 8 दूनी 16, 17 4, 3n स्क्वायर माइनस n। अपने पास क्या इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आई, दिख रही है। देखो एक बार पूरा क्वेश्चन हो देख लो, फिर मैं फिर से इसको ठीक है। तो देखो क्या है ना, अपने पास क्या इक्वेशन आई, देखो ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन आया, क्या है कि 574 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। तो देखो क्या है, 574 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। अब इसको अपन रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। अपना इक्वेशन ये बना, क्या बना, तो अब पता चल रहा है कौन सी फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो देखो इसको अपन अब एक मेथड है उससे सोल्व करेंगे, हालांकि कई सारे मेथड है, लेकिन जो जिसके इजी पड़े उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इसको कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, बाय श्रीधर, श्रीधर आचार्य मेथड, मतलब श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य का एक फॉर्मूला है, आप कुछ भी लिखो, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है श्रीधर आचार्य जो मेथड है उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है ना। देखो अभी अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो कोई इश्यू नहीं है ना। इसका मैंने पहले ही बताया था, अपन ने जो फैक्टराइजेशन किया था, मतलब गुणनखंड विधि करी थी, तो वो भी मेथड चैप्टर 3 का है और ये भी मेथड चैप्टर 3 का है। अभी तो तुमको समझना है कि एक इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो जो भी अपने को दे रखा है, बी कितना है अपने पास, अब इससे चलना है ना। इसमें ए कितना है 3, बी कितना है -1 है ना, और सी कितना है -7,574। तो अब बी कितना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -1 का स्क्वायर -4 इंटू A1 इंटू -574 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करो इसको, है ना। -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 इंटू 2a, A3 है अपने पास 3 है, देखो है ना, ठीक है। तो ये माइनस और ये 574 का माइनस कितना हो गया प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6888 अपॉन 3 इंटू 2 6, ठीक है।
नेक्स्ट देखो -1 प्लस माइनस ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 8 8 9, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। अब जो है 6 8 8 9 है ना, √6 8 8 9 जो है वो क्या है, किसी न किसी का रूट है या नहीं है, 6 8 8 9, ठीक है। तो देखो इसके मेथड, एक तो वो एचसीएफ कर सकते हैं अपन, इसका लसा कर देंगे, टुकड़े वाला मेथड है ना, फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ठीक है। या और मेथड है इसके कई सारे है ना, जिससे करो उससे है ना। तो इसका जो है रूट ओपन होगा तो ये किसका रूट है, ±83 अपॉन 6, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस में 80 थी, तो एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट में अपन प्लस का लिखेंगे, 83 अपॉन 6 कितना हो जाएगा 82 अपॉन 6, माइनस का 1 और प्लस का 83, तो प्लस की डिजिट बड़ी है तो 82 कितना जाएगा 14, और माइनस का लिखेंगे -1 प्लस -83 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 84 अपॉन 6 होगा, ठीक है। तो अपने पास दो वैल्यू है, एक तो 14 आया और एक -84 अपॉन 6 आया, ठीक है। देखो ये तो नेगेटिव दो अपने पास वैल्यूज है, एक तो 14 है और एक -84 अपॉन 6, तो ये नेगेटिव। अगर अपन इसको बाय द वे अगर अपना इसको इग्नोर भी करना चाहे तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अपने को जो n निकालना था, n वो कितना आया 41 आया। समझ में आई बात? बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ना, बिल्कुल इजी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा है, दम रखता है ना। तो अपने को जो क्वेश्चन पूछा है स्टेप बाय स्टेप, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो वो इस मेथड से सॉल्व होगी, है ना। इस मेथड से सॉल्व हो या गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि से सॉल्व हो, जो भी है फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो तो अपन उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो अपना n अपने पास आ गया, तो इस वैल्यू उस जो 14 आया वो इक्वेशन नंबर 1 में रखो, तो क्या लिखेंगे अपन, n का मान ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x = 3x - 2 है ना, 3 × x कितना है 14 - 2, 14 कितना होता है, 4 × 12 हासिल 1, 3 × 12 हासिल 1 3 52 - 2 कितना आ जाएगा 50। फाइनल अपना आंसर कितना आया, अरे 42 होता। ठीक है, तो वो छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है ना, तुम मेरे से भी होती है, तुमसे भी होती है, अपन एक ही भगवान का रूप है, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंसान है ना, गलतियाँ होती रहती है तो इग्नोर करना है ना। ऐसे नहीं कि वो तो क्या है कि अपन सामने स्टूडेंट नहीं, इसलिए थोड़ा टफ रहता है ना, डायरेक्ट स्क्रीन के सामने देखना, या तो सामने स्टूडेंट रहता है तुरंत गलती पकड़ में आ जाती है, ठीक है, तुमको ही पता है। तो मैं ये कह रहा था, ये जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट है ना, बाय द वे 5 नंबर के मार्क्स में आ जाए, 4 नंबर के मार्क्स में आ जाए, तो यहाँ तक तो वैसे एक्स दे रखा था, हर चीज़ दे रखी थी, अपन ने एक्स का मान फिर वैल्यू फाइंड करी, फिर अपन को एसन दे रखा था, एसन से अपन क्या लाए, अपने पास फॉर्मूला बन गया ये एसन में अपने को एक्स की वैल्यू, एक्चुअली फॉर्मूला का तो a + l होता है ना, यहाँ तो l दे नहीं रखा है, x दे रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे x लिखा, x अपने को दे रखा था, फिर अपन ने सोल्व किया, तो अपने पास कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। फिर अपन ने इसको कौन सी विधि से सोल्व किया, श्रीधराचार्य मेथड से सोल्व किया। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ये मेन है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, -b + -√b² - 4ac/2 है, तो उसमें रखा और अपन ने इसको सोल्व किया, ठीक है।
अब आगे जो है अपन 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5.3 को एंड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर रहे थे हमारा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने देख लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे 2 पार्ट्स में हम बनाते हैं। 2 पार्ट्स के में हमने डिवाइड किया था। एक था जिसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सेसरी वर्ब से सेंटेंस बन रहे थे और एक था WH वर्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो है WH वर्ड, जो है WH वर्ड। अब ये WH वर्ड मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था, तब भी बताया था कि WH वर्ड क्या क्या है। फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whose, whom, which, how many, और एक्सेट्रा, जो भी WH से रिलेटेड है। क्वेश्चन वाले वर्ड्स आप लोग तो जानते ही हैं। तो अब इन सेंटेंसेस में जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया था तो आपने कंजक्शन इफ यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर कंजक्शन यूज़ कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो WH वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड्स कहे जाते हैं। तो जब कनेक्टिव वर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें कुछ और कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। I said to her, comma, inverted comma, who are you? देखिए अब जो सारे चेंजेस हैं टेंस के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, वो तो एज इट इज कंटिन्यू ही रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर बात हुई है कि कनेक्टिव वर्ड हम कुछ और यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आस्क्ड हर हु, अब ये जो यू है सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हो जाएगा शी, और टेंस का अकॉर्डिंग हमारा आर है तो हो जाएगा वॉज। हु शी वॉज, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। राइट, हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। The teacher said to hurry, comma, inverted comma, why did you not do your homework yesterday? देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस टेंस के अकॉर्डिंग आ गए। जितने भी अब तक हमने रूल्स पढ़ लिए थे वो सारे इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड हरी why he, अब did not है तो हम क्या लगाएंगे, had not, why he had not
done his homework the previous day. The previous day. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. He said to me, comma, inverted comma, where do you live? In comma close. He asked me where I lived. अब हमने यहाँ पे सिर्फ lived क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे do था. जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम वहाँ पर उसको सेकेंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. I said to her, comma, inverted comma, who are you, and where are you coming from? Question mark, inverted comma close. I asked her who she was and where she was coming from. Right? अब यहाँ पर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं. अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे. मैं इसकी कुछ आउटलाइन आपको बता देती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस की. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई हमें कमांड दे रहा है, कोई हमें एडवाइस दे रहा है या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये डिफरेंट, एक और डिफरेंट टाइप, ये हमारा सी टाइप होगा. फर्स्ट टाइप में हमने सिंपल अब्सर्टिव सेंटेंस पढ़े थे जिसके में हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा. उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस पढ़े थे. अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि कोई हमें कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है. इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आएंगे. इसके बेसिक रूल्स क्या होंगे या कैसे हम इसको सेंटेंस इसके चेंज करेंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने हिंदी व्याकरण प्रकरण में भाग 1 और भाग 2 दोनों स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया, जिसमें स्वर संधि के प्रकार और परिभाषा और स्वर संधि के पहली दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया था. आज हम यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे. यण संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है. अब देखें कि यण संधि,
और अयादि संधि। यण संधि की बात करें अपन पहले, यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में ई या ऊ या यदि ई ऊ तथा री के बाद इसमें क्या आता है ई ऊ री के बाद क्या आ जाएगा, भिन्न स्वर। क्या आएगा, भिन्न स्वर। जब भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर अर्थात अलग, ई के साथ ऊ आए, ई के साथ आए, ऊ के साथ ई आए, ऊ के साथ आए, इस प्रकार री के साथ आए, तो भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हमें यण संधि का प्रयोग होता है। और यण संधि में सीधा भी पहचान करना हो तो आधा वर्ण आता है। आधे वर्ण जिस भी संधि युक्त शब्द में आधा वर्ण आए, जैसे सुदन आगत, सुदन आगत, तो यहाँ पर स्वागत शब्द बनेगा। सुदन आगत का क्या बना, स्वागत शब्द बना। तो इस प्रकार यहाँ पर सु का ऊ और ऊ के बाद क्या आया, आया। तो यदि किसमें ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या होगा, तो ई और ई का है ना, ई और ई का क्या हो जाएगा, य, ऊ का हो जाएगा व और री का हो जाएगा र, और री का हो जाएगा र हलंत। ठीक है, तो ई के बाद क्या है, भिन्न स्वर आता है तो ई का तो यह हो गया है ना, ऊ का वह हो गया और री का र हो जाता है। तीनों हलंत में है ना, ये ध्यान रखना है, ये होगा। तो आधा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संधि होगी वो यण संधि होगी। यण संधि पर अपन मूल टॉपिक पर बात करें। यण संधि में क्या है, यण संधि यदि ई या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है और औ री का र हो जाता है। हलंत है ना, हलंत भूलना नहीं है, नहीं र पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हलंत जहां शब्द है हलंत का प्रयोग करना है। प्राय य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना, य व और र। यहाँ देखना, य व और र के पहले स्वर से रहित व्यंजन का होना। जो स्वर से रहित व्यंजन होगा इसका मतलब क्या होगा, हलंत युक्त व्यंजन होगा। यण संधि की पहचान है कि हलंत युक्त होना, आधा वर्ण होना, है ना। तो वहाँ अब जैसे अभी धन अंतर व्यंजन का होना, अब अभी धन अंतर अभ्यंतर बना। अभी में अगर हम ई की मात्रा हटा देते हैं तो भ बनता है और भ भी वो क्या होगा, हलंत होगा। तो अब और अंतर तो ई है, तो अभी धन अंतर का क्या हो गया, भ आधा रहा इसलिए हमने आधा लगाया और अंतर ई का क्या हो गया, हमारे यह होता है नियम में, तो यहाँ अभ्यंतर हो गया। ई और अ से यह बना, हमारा अभ्यंतर हो गया। अधिधन अक्ष अध्यक्ष बना, ईधन अ के बाद य बना, अध्यक्ष बना। नीधन आय का न्याय बना, ईधन आ का या बना। अभिधन उदय अभ्युदय बना। इसके बाद ऊ लगा, अभी का ई और उदय का ऊ से यू शब्द बना। प्रतिधन एक प्रत्येक शब्द बना, प्रति का ई और एक का ए से ये बना। हमें ये ध्यान रखना, अ है तो य, आ है तो या, ई है तो ए है तो ये, और ऊ है तो यू और आई है तो ए है तो ये। इस प्रकार हमें आगे ध्यान रखना है। आगे कुछ उदाहरण और हैं, हम देखते हैं। सुदन अच्छ स्वच्छ, अब सु का भी ऊ और अ, यदि अ आ के बाद ऊ के बाद अ आए तो वह होगा, हमारे नियम है। इस प्रकार पितृधन आज्ञा, पितृ का री होता है और आ का आज्ञा का आ, और इस प्रकार रा शब्द बना तो क्या बना, पित्राज्ञा। इस प्रकार कौन संधि, यण संधि में। और यण संधि में हमेशा ध्यान रखना आधा वर्ण होगा, जहां पर आधा वर्ण आ जाए वहां पर भी संधि, जैसे प्रतिधन अय प्रत्यय, है ना। इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में
पूरा नियम अलग है, सबके नियम अलग है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नियम याद नहीं होगा तो संधि प्रकरण के बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो अयादी संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हमने पहले क्या देखा यण संधि में, ई उ और री के बारे में देखा था। तो उ ई का य, उ का व और री का र हो गया था। यहाँ पर ऊ तक तो हो गया। अब ए ऐ और ओ औ जो चार हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उनके बारे में का स्वर संधि में क्या प्रयोग है। तो यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न अर्थात अलग स्वर आए तो ए का अ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का अव होगा और औ का आव हो जाता है। जैसे ने दन अन, नयन। अब ने का क्या है, ने का ए, ठीक है, एक मात्रा है, और अन का अ अन्य स्वर है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर अ आया तो नयन हुआ, तो क्या हो गया, ए का अ हो जाएगा, ऐ का आय तो नेदन अ नयन, ए और अ का अ हुआ तो नयन हुआ। नेदन अक, यहाँ ए ऐ है और अ है, जब ऐ मात्रा आ जाए तो आय बनाना है, ऐ दन अ नायक आय शब्द बना तो नायक हुआ। इस प्रकार हो दन अन हवन, बोधन अन भवन। इस प्रकार ओ का बाद अ आना, अव होना तो होदन अन हवन, पोदन अक पावक, औदन अ से आव हुआ, दौदन अक धावक तो औदन अ से आव हुआ, गेदन अक गायक, ऐदन अ से आय शब्द बना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अ, आय, अव और आव कहाँ पर होगा। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अ, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव, इन चारों प्रकारों में अध्ययन होगा। जैसे अपन कुछ उदाहरण से भी देखने का प्रयास करें, अगर जैसे यहाँ बोधन अन भवन, गेदन अक गायक, ने दन अक नायक। इस प्रकार इन तीनों प्रकारों के बारे में यहाँ पर जो अयादी संधि थी, अब पूरे स्वर संधि के कुल प्रकार, संधि के कितने पार्ट हैं, स्वर संधि की परिभाषा, स्वरों से स्वरों का मेल होता है और इसके बाद स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल नहीं होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का, इसके बारे में अपन ने देख ली है। इसके बाद प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, संधि के प्रकरण में स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इन 5 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। पांचों प्रकारों के कुछ उदाहरण और ढूंढने का प्रयास करें, किस प्रकार होगा, और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करें। अब देखें, हम बात करें अयादी दीर्घ संधि। दीर्घ में हमेशा दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना है ना, वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना। गुण में क्या होता है, ए ओ की मात्रा। वृद्धि में क्या हो गया, ए ओ अर वाला है ना, ए ओ अर होना। ऐ और औ वाला वृद्धि संधि में अपन देखते हैं तो ओ आ के बाद में क्या हो गया था, ओ ए ऐ और औ वाला है ना, परमोज वाला। और यण में आधा वर्ण, ध्यान रखना है, आधा वर्ण जहाँ पे होगा वहाँ यण संधि, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि ऑप्शंस वाले में तो आधा वर्ण सीधा देख करके भी हो जाता है, प्रत्यय हो गया, स्वागत हो गया, यण संधि। और अयादी अंत में हमारा अयादी संधि है जिसमें अय, आय, अव और आव, इन चारों के से भी अगर ये भी अपने नियम अगर ध्यान में है तो आराम से अपन संधि प्रकरण पूरा समझ सकते हैं। कल हम संधि प्रकरण में व्यंजन संधि के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, उसके प्रमुख नियम कौन कौन से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था लेसन 5 का एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार, लवण, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन। और
एसिड और बेस के अपन ने डिफ्रेंशिएट पढ़ लिए थे, अम्ल क्षार के जो डिफ्रेंशिएशन है ना, जो उसके एसिड और बेस कैसे कैसे कहलाते हैं, कौन खट्टा होता है, कौन कड़वा या तीखा होता है, कौन ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, कौन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये सारे चीज़ अपन ने अंतर के तौर पर पढ़ लिए। आज अपन बात करेंगे थोड़ा लवण के बारे में, यानी कि सॉल्ट्स के बारे में, क्योंकि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है ना, एसिड और बेस, जैसे मैं आपको बात करूँ एक एसिड, जैसे मैंने ले लिया NaOH, ये बेस हो गया, एक ले लिया एसिड HCl हो गया, ये आपके बेस हो गया कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका अम्ल हो गया या एसिड हो गया है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। इनकी अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, लवण और जल। तो क्या हो गया, जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। कौन सा बनेगा, उदासीन लवण, ठीक है। क्या कहा मैंने, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, उदासीन लवण बनते हैं। कौन से बनते हैं, उदासीन लवण। और जब प्रबल अम्ल, क्या कहूँ, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो अम्लीय लवण बनेंगे। क्या बनेंगे, अम्लीय लवण बनेंगे। क्या बनेंगे, अम्लीय लवण। जैसे अपन उदाहरण ले लें एक, प्रबल मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, कैसा, प्रबल अम्ल का और दुर्बल क्षार का, ठीक है। ये मैंने ले लिया HCl, दुर्बल क्षार कैसा ले लिया, NH4OH, ठीक है। तो क्या बन गया, NH4Cl, NH4 यहाँ से, Cl यहाँ से, और क्या बन गया, H2O। क्या कहा मैंने, देखो, जब प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन लवण बनेगा। नमक क्या होता है, उदासीन लवण बनेगा। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे अभी प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, ठीक है, क्या होते हैं। कुछ नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। जैसे अम्ल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, टोटली डिजोल्व इन वाटर, दैट नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं वो वीक एसिड, अगर एसिड की बात करें। और क्षार की बात करें तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, है ना, टोटली डिजोल्व हो जाते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और वे क्षार, वे बेस जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस या दुर्बल क्षार। और कोई डेफिनेशन नहीं है, इतना ऐसा ही है। तो प्रबल और अम्ल दुर्बल की बात पता चल गया आपको ना। तो प्रबल अम्ल HCl हो गया, दुर्बल क्षार A हो गया, इसकी अभिक्रिया क्या बनी, अम्लीय लवण बन गया। अब इसका उल्टा कर दो, प्रबल अम्ल की जगह क्या ले लें, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की जगह क्या ले लें, दुर्बल क्षार की जगह क्या ले, प्रबल क्षार। जैसे मैंने लो प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जैसे मैंने ले लिया CH3COOH प्लस दुर्बल क्षार कौन सा ले लिया, प्रबल क्षार ले लिया मैंने NaOH, ये ले लिया। तो क्या बन गया इसमें, CH3COONA, क्या बन गया, CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, ये बन गया। हमेशा ध्यान रखना, एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो जल एक ऐसा उत्पाद होगा
जो आपके हर जगह सिमिलर रूप में पाया जाएगा। किसी भी एसिड और बेस की जब रिएक्शन करेंगे तो जल उत्पाद के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आगे के जो लवण हैं, ये भी लवण, ये भी लवण, ये भी लवण, सब लवण ही हैं, है ना, सब साल्टी हैं, लेकिन आगे के जो लवण हैं इनके फॉर्मूले चेंज मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जैसा एसिड और बेस लेंगे वैसा लवण बनता जाएगा, लेकिन ये जल जो है वो कॉमन रूप से आता रहेगा। ये भी एक उत्पाद के रूप में आपको सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में मिलता रहेगा, ये कॉमन रूप में चलेगा। लेकिन लवण जितने भी होंगे वो लवण आपके कॉमन रहेंगे, बाकी यहाँ की चीज़ें लवण जो है वो आपके चेंज होते रहेंगे, जल कॉमन रहेगा, ये फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? जैसा एसिड और बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। तो ये आपका क्या बन गया? क्षारीय लवण। इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण, है ना। सोडियम एसीटेट बन गया और ये जल बन गया, ये अम्लीय लवण बन गया, एक क्षारीय लवण बन गया, ये उदासीन लवण बन गया। ये प्रबल क्षार था, ये प्रबल अम्ल था, ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है। तो ऐसे करके अपन ने ये चीज़ बना ली और ये क्या बन गया? आपके लवण। ठीक है, लवण वाली बात हो गई। फिर अपन बात करेंगे अम्ल क्षार लवण हो गए। अब बात करते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों की परिभाषाएं, जो अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने दी थी, कैसे कैसे परिभाषाएं थी, कैसे कैसे क्या थे, वो अपन बात करेंगे अब। है ना। अब अपनी तरफ से तो जो कॉमन चीज़ें थी, जो साधारण चीज़ें थी अम्ल क्षार के बारे में, लवण के बारे में, वो अपन ने पढ़ ली। लेकिन अब क्लास के अकॉर्डिंग, इन किताब के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जो भी परिभाषाएं अपन वो देख लेते हैं हम। अम्ल क्षार की परिभाषा, है ना, अम्ल व क्षार की परिभाषाएं। अम्ल व क्षार की परिभाषाएं क्या क्या परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं अभी अपन। पहली परिभाषा लेते हैं अपन आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दी थी उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन। ठीक है, आर्हेनियस क्या कहता है? अम्ल और क्षार की परिभाषा के रूप में पहले अम्ल की लिख देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। क्या कहा आर्हेनियस है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें अपन, मान लो HCl, तो H++Cl-, हाइड्रोजन आयन हो गया। जैसे H2SO4, 2H++SO4 2-। ठीक है, फिर जैसे मान लो ले लिया मैंने H2CO3, 2H++CO3, तो इस तरह से HCO3। इस तरह से जो जलीय विलयन में अपघटित होकर ये ऐसे H+ आयन देते हों उन्हें अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन, और वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल या एसिड कहलाएंगे। तो those substance which dissolve into water and gives a H+ or hydrogen ions
known as acid. क्या कहा? Those substance which dissolve in water and gives a hydrogen ions or H plus ion known as acid. Example is this. ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके अम्ल हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन क्षार की। ये लिख लीजिए पहले। देखिए, ये अकॉर्डिंग टू आरेनियस है। आरेनियस कहता है ना, आरेनियस साइंटिस्ट है, उसने ये अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई और इस प्रकार से उसने परिभाषा दी थी, है ना। इसके बाद ब्रॉन्स्टेन, लोरी, लुईस, कई सारी परिभाषा आएगी, तो उन परिभाषाओं के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके अंदर ही भी अपन देखेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक बार बता तो दिया, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होते हैं, वो अपन इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। पहले ये उतार लीजिए, फिर अपन बेस की बात करते हैं, यानी क्षार की बात करते हैं। ठीक है, उतार लिया। अब हम बात करते हैं क्षार की, बेस की। ठीक है, एसिड हो गया। अब बेस बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आरेनियस। ठीक है, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन, ये OH आयन क्या कहलाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? बेस, दो सब्सटेंसेज विच गिव्स अ OH आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन इनटू अ वाटर नॉन एज बेस। इसका उदाहरण लिखना हो तो जैसे NaOH, Na++OH माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, है ना। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एसिड या अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण आप लिख लेना, बहुत सारे उदाहरण हैं। NH4OH, OH माइनस, KOH, K++OH माइनस। तो इस तरह से जो हाइड्रोक्सिल आयन गिव्स करेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? बेस। और जो H+ आयन गिव्स करेंगे उनको क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी? अकॉर्डिंग टू आरेनियस या आरेनियस के अनुसार एसिड बेस की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फिर जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन, उसके बाद ब्रॉन्स्टेन, लोरी, लुईस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our class. Why Indian economy is considered as underdeveloped, and we had studied some reasons, few reasons, and today we proceed with them. The last which we discussed were problem of poverty and excessive dependence on agriculture. Now, when we talk about this point, excessive dependence on agriculture, it is the, you can say, the first cause, main cause, and because of dependence on agriculture, the condition of poverty exists in India. समझ में आ गई बात? इसी एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस के ऊपर निर्भरता के कारण पोवर्टी का रीज़न हो रहा है। इसके पीछे एक और इसके रीज़न आने वाला है। वी मूव ऑन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू अवर न्यू पॉइंट, एंड दैट इज डेमोग्राफिक फैक्टर। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स दैट scientific and statistical study of human population. Statistical means आंकड़े सारे आप गिनते हैं कि भाई किस प्रदेश में ज़्यादा हुई, किस प्रदेश में कम हुई। सो बेसिकली व्हाट इज दैट
इन ट्रॉपिकल एरियाज़, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं ना, तो वहाँ पर पॉपुलेशन रेट जो होती है, ग्रोथ रेट, वो हमेशा ज़्यादा ही होती है। ओके, एंड देन साइंटिफिक रीज़न, देयर आर मेनी साइंटिफिक रीजंस एज वेल। और वो उसका जो स्टडी करते हैं ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉन एज सेंसस, उसको जनगणना कहते हैं। एंड इट इज़ कैरिड आउट नेशनली वंस इन अ डेकेड, डेकेड मीन्स अ टाइम ऑफ 10 years, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। अभी आपने पढ़ा होगा इस साल भी जनगणना होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैड बीन पोस्टपोन्ड, तो वो पोस्टपोन हो गई है। तो अब हम लोगों ने जो जनगणना करी या हमारे जो स्टैटिस्टिक्स देखे अकॉर्डिंग टू दैट, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तब क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने पॉइंट आ जाते हैं, आप देखिएगा, वेरियस डेमोग्राफिक फैक्टर्स पोर्ट्रे द अंडर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब क्या क्या है वो फॉर्म? फर्स्ट इज बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, जन्म दर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आएगा, एंड देयर विल ऑलवेज बी यू कैन से अनेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन। रसोई के अंदर मैंने पहले बताया कि जैसे खाना बन रहा है, तो वो उसको टारगेट क्या होता है कि जितने लोग खाने वाले हैं उनको देख करके खाना बनता है, बट खाने वाले कंटिन्यूसली आते जाएंगे तो खाना कम पड़ेगा। सो दिस इज सेम विथ रिसोर्सेज, कि हम लोग जो टारगेट करते हैं 5 year प्लान में टारगेट करते हैं, वो प्रेजेंट पॉपुलेशन को देख करके करते हैं, या हम एक एस्टिमेट करते हैं दैट इतना परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बट उस परसेंटेज के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आ जाता है, हमारे घर में भी होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हम लोग एवरेज लगा देते हैं कि भाई इस बार 2000 आना चाहिए, बट 2000 से ज़्यादा आ जाता है तो हमारा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। सो बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, उसकी वजह से जन्म दर बढ़ी हुई है। सेकंड, मदर मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, न्यूबॉर्न चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ऑल्सो रिमेन एट हाई लेवल। अब हम लोगों ने इतना हेल्थ हाइजीन के ऊपर वर्क कर लिया है, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर वर्क कर लिया है कि अब इनकी जो दर है वो बढ़ रही है। पहले क्या था कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बैलेंस में चलती थी, बट बिकॉज ऑफ एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ अब डेथ रेट जो है वो कम हो गई है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन इंडिया, इसको टिक करना है आपको, ये एक रीज़न है। और अभी इसमें आएगा अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 2001-11 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया हैज़ बीन 17.64, इसको अंडरलाइन करना, ये अभी की लेटेस्ट नहीं है। इट कैन बी सेड दैट द एनुअल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में जितना एनुअली पॉपुलेशन बढ़ती है वो किसके बराबर है? टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर हम लोग वृद्धि करते हैं उनकी। समझ रहे हो बात को? सपोज जितना भी हमारा जो इंक्रीज रेट है वो उनकी टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी लार्ज एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि दैट रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखिए प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर एक नई चीज़ आने वाली है, मैं अभी आपको बताऊंगा। हिडन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी किसको कहते हैं? पहले मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, लाइक किसान है, फार्मर, वो अपने खेत में काम करता है। अब वहाँ पे काम उसका अकेले का है, बट उसके साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बेटी सब काम करते हैं। तो सबको पूछते तुम क्या काम करते हो, तो वो क्या जवाब देते हैं? दे ऑल रिप्लाई दैट दे आर इंडल्ज इन द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, बट एक्चुअली दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्शन। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। सो इन दैट केस बिकॉज दे हैव नो अदर वर्क, तो क्या करते हैं? दे रिलाई देमसेल्फ, या वो क्या करते हैं? अपने आप को जोड़ देते हैं। दे कनेक्ट विद देम विद दैट जॉब, कि हम ये भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है ना, इन एक ऐसी कंडीशन इन विच अ पर्सन इज रेडी टू वर्क, वो काम करने को तैयार है, बट ही हैज़ नो वर्क, उसके पास काम नहीं है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बट वो एक ऐसी जगह कंट्रीब्यूट करता है जहाँ पर उसके कंट्रीब्यूट करने से प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो किसान की पत्नी, उसका बेटा या बेटी अगर उसको हाथ नहीं भी बटाएंगे तो भी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज 2 लेबरर्स आर डिगिंग अ डिच, अगर 2 मजदूर एक गड्ढा खोद रहे हैं, अब एक नहीं खोदेगा तो फ़र्क पड़ेगा उसकी काम की स्पीड के ऊपर। बट जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर फार्मर्स के साथ में ज़्यादा होता है कि उनका परिवार वाले सारे ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर कंट्रीब्यूटिंग, तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं भी होगा तो प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। और ये ज़्यादा
अंडर डेवलप्ड नेशंस में पाई ही जाती है, बिकॉज पीपल हैव नो वर्क, काम करने की इच्छा है बट वर्क नहीं है, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेशंस एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस। नाउ ये देखिए, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, नाउ स्ट्रक्चर मीन्स से कंपेयर इंडिया विद जापान। जापान में भी तो ये होता 1945 में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, है ना, एटम बम्स गिराए गए थे। सो इट वाज आल्सो अ कंट्री सफरिंग फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड एंड आल्सो इट हैड सफर्ड द लॉस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसे में जब वो उनको इतना कुछ हुआ था तब भी वो भी अपने पैरों पर खड़े हुए, बट दे इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दे रादर फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। एंड वी इन अवर from beginning of the all these 5 plants we concentrated on agriculture। तो जो फोकस था basically that is on structure of these nations due to continuous structural changes taking place, imbalance between demand and supply takes place due to excessive dependence on agriculture and slow development of industrial and service sector। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है that is very slow, इसीलिए इंडिया हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखें कि इंडस्ट्रीज अगर ज़्यादा डेवलप हो जाएगी तो लोग वहाँ काम करने जाएंगे एंड दे विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन एज वेल एज देयर पर कैपिटा इनकम विल राइज। लेकिन उनके पास काम नहीं है, इसलिए वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को रिलाई करते हैं। ओके, येट द प्रॉब्लम ऑफ हिडन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट सीवियर इन आवर कंट्री। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट refers to such condition when a person seems to be engaged in some work। आदमी व्यक्ति किसी काम में अंदर जुड़ा हुआ है बट वो काम तो कर रहा है बट क्या नहीं हो रहा है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज वेरी लेस। उसका प्रोडक्शन कितना है, 0, यानी वो काम नहीं भी करेगा या काम करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फार्मर्स फैमिली, देखिए आगे एग्जांपल, किसान का एग्जांपल है, इन इंडिया रिमेन एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, किसान के पूरी फैमिली एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज थी बट कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स रिमेन्स 0। इन सब का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 0 होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसीलिए हम लोग जो है इसका सही एस्टिमेट नहीं निकाल पाते, क्योंकि वेन एवर देयर इज सेंसस, जब जनगणना होती है तब पूछा जाता है क्या काम करते हैं, कि खेती करते हैं, बट एग्जैक्टली वी डोंट काउंट देयर प्रोडक्शन, हम उनका प्रोडक्शन नहीं काउंट करते, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास में पूरी तरह से नहीं आ पाते। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल गो विथ एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर included in the why India is considered as underdeveloped economy। Okay, till then again revise and underline the main points and make the notes of this lesson। Thank you। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। लास्ट अपन ने पढ़ा था तुगलक वंश, जिसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद, और स्थापना किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, 1398 में तुर्क आक्रमणकर्ता तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और लूटपाट की चला गया। फिर वापिस से इन्हीं तैमूरलंग के जो सैयद वंश के थे, इन्होंने ही शासक किया था, कि कारण के आक्रमण करने पर दोबारा आक्रमण किया और गयासुद्दीन को मार दिया गया। उसके बाद दिल्ली को जीतकर, तैमूरों ने दिल्ली को जीतकर खरीज खां को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। खरीज खां उसका सेनापति था। तैमूरलंग तो वापस चला गया तुर्क में, पर उसके जो सेनापति था खरीज खां, उसको वहाँ नियुक्त कर दिया था। खरीज खान ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 से 1421 तक शासक करने के बाद भी खरीज खान ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की, न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। मतलब एक सुल्तान की तरह उसने शासक नहीं किया, एक सेनापति की तरह ही उसने दिल्ली पर शासन किया था। फिर भी अपने वंश का सैयद वंश चलाया था। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक बना रहा था। उसने सर्वशाह की उपाधि धारण की, यहाँ अंडरलाइन करेंगे। सर्वशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, मुबारक शाह।
बस इतना याद रखना, सैयद वंश में स्थापना किसने की? खिरीज खान ने, ठीक है ना। स्थापना किसने की थी? खिरीज खान। तैमूर लंग का सेनापति था। अब है लोदी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह के स्वेच्छा पूर्वक दिल्ली का शासक त्याग दिया गया बहलोद लोदी ने 1451 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पर लोदी वंश लिख देंगे 1451 से 1526 ईस्वी, ठीक है। मतलब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की 1526 में स्थापना हो गई थी दिल्ली सल्तनत। ये लोदी वंश अंतिम सल्तनत कालीन वंश था। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने स्व इच्छा से अपने राज को त्याग दिया? तो जिसका नाम था आलम शाह। क्या नाम है? आलम शाह, जिसने अपना पूरा दिल्ली का शासक त्याग दिया और अपने सेनापति, ये उसके सेनापति था, जो उसका सेनापति बहलोद लोदी को 1451 ईस्वी में त्याग कर उसको शासक दे दिया और लोदी वंश की स्थापना हुई 1451 ईस्वी। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल किया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। अब यहाँ सिकंदर शाह इंपॉर्टेंट है। तिरहुत, बिहार, बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध, राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य, एक गज चलाया जो प्राय 30 इंची का होता था। अब इसने इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अधीन रखने का अभियान से उसने 1506, ये याद रखना है, 1506 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। आगरा जो शहर अभी वर्तमान में है, उसकी स्थापना 1506 में आगरा नगर निर्माण करवाया था निजाम शाह, जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी, जिसने आगरा शहर का 1506 अंडरलाइन कर देना है, 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी। उसका उपनाम गुलूर खां भी था। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ये याद रखना। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा, ठीक है। इस नगर की स्थापना की थी इन्होंने। क्या है, दिल्ली से आगरा राजधानी स्थापित पास में ही थी, तो ये स्थापित कर दी थी। 1517 से 18 तक इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, ये अंडरलाइन करेंगे। 1517 में जैसे ही शासक बना तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में। इसमें नहीं है, ये नोट कर लेना। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खतौली बूंदी के पास क्षेत्र है, इसमें नहीं है, नोट कर लेना। जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, राणा सांगा जीत गए थे। उसके बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसी समय 15 हुआ था 1518 और 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, नोट कर लेना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसमें दे नहीं रखा है डेट, पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, मारा गया। बाबर भारत का शासक बना और मुगल वंश की स्थापना की।
जो हम आगे पढ़ेंगे। बाबर से मुगलकालीन भारत 1526 से लगाकर 1858 तक मुगल का शासक रहा था। तो अपने याद रखना है कि इब्राहिम लोदी अंतिम सल्तनत कालीन शासक था, ठीक है, जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हार गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। अगले पढ़ेंगे अपन सल्तनत कालीन प्रशासन, ठीक है, उनका प्रशासन कैसा था वह पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत। जो मुस्लिम साम्राज्य में अगर किसी वंश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तो मुगल का रहा है। ठीक है, धन्यवाद।